ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, देखिए बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स। तो बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स के अंदर सेम मैंने यहाँ पे सीबीएच पब्लिकेशन वाली बीएससी की बुक यूज की है। तो इसलिए जो आपका इतना लंबा डेरिवेशन है इस बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स के अंदर, वो पहले एग्जाम्पल से शुरू होता है, फिर उस एग्जाम्पल का जनरलाइजेशन करके हमें कॉमन फॉर्मूला निकालते हैं। तो उतना लंबा डेरिवेशन एग्जाम में करके नहीं आना है, इसलिए मैं डायरेक्टली इसका जो डेरिवेशन है वो फॉर्मूले से ही स्टार्ट करूंगी। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो मैं बता देती हूँ आपको, क्या फॉर्मूला होता है। अपन सीधा वहीं से स्टार्ट करेंगे। यस, आपको यहाँ से स्टार्ट करना है बोस आइंस्टीन में, क्योंकि इसका डेफिनेशन प्रीवियस लेक्चर्स में हम देख चुके हैं। कौन से होती है, बोसोन्स पार्टिकल्स होते हैं, इंटीग्रल स्पिन क्वांटम नंबर होता है, और एक स्टेट में कितने भी पार्टिकल्स रह सकते हैं, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता है। तो आपको तो क्या करना है, द यहाँ से शुरू करना है। द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज इन विच ni पार्टिकल्स आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग gi सबसेल ऑफ ith सेल। इनका मैं बता देती हूँ क्या है। पूरा फेज स्पेस का वॉल्यूम है, उसमें हमने एक सेल लिया, ठीक है, एक वॉल्यूम लिया, वो है उसका सेल, ठीक है। सेल का वॉल्यूम है मान लीजिए कैपिटल एच, ठीक है। और उसके बाद में उसको छोटे छोटे सब सेल में हमने बांट दिया, और सारे सब सेल जो है, एक सब सेल का वॉल्यूम है स्मॉल एच क्यूब, ठीक है। और सब सेल की संख्या है जी। तो सब सेल की संख्या को यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, मान लीजिए ith सब सेल की बात कर रहे हैं, तो उसके अंदर कितनी है, ith सेल के अंदर अगर मान लीजिए यहाँ पे ये फर्स्ट नंबर, ये ith नंबर की सेल है, तो इसमें जो सब सेल बने हुए हैं यानी 9, तो जी जो है उसकी वैल्यू हो गई 9। और नंबर ऑफ पार्टिकल जो है वो इसके अंदर कैसे हैं, मान लीजिए इसमें इतने पार्टिकल है, इसमें इतने पार्टिकल है, इसमें इतने पार्टिकल है, इस तरह से। तो इनको अरेंज करने के जो तरीके होंगे उसे हम लिख रहे हैं WI से। और वो अरेंज करने के तरीके का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला आपको यहाँ से याद रखना है, जी आई प्लस ni-1। अब ये कैसे आया, बीएससी की वो वाली बुक जाइए, उसमें 3-4 एग्जाम्पल करके और फिर उस एग्जाम्पल से इस फॉर्मूले में पहुंचे हैं। बट अगेन उसमें 2-2.5 पेज का डेरिवेशन हो जाएगा, एग्जाम में आपको वहां से स्टार्ट नहीं करना है, इसलिए मैं डायरेक्टली नंबर ऑफ वे से स्टार्ट कर रही हूँ। अदरवाइज इस फॉर्मूले का डेरिवेशन भी है, ठीक है, पर वो एग्जाम्पल से है। हम जानते हैं जी आई फैक्टोरियल जो होता है उसे क्या लिख सकते हैं, जी आई मल्टीप्लाई बाई GI-1 फैक्टोरियल। तो ये वैल्यू जब यहाँ यूज करेंगे तो हमें ये वाली इक्वेशन मिल जाएगी। अब यहाँ पे जो एग्जाम्पल इससे पहले ले रखा था, उस एग्जाम्पल के अंदर कर रखा है कि मान लीजिए आपके पास ith सेल इस तरह से है और एक jth सेल इस तरह से है, ठीक है। ये आपके पास सेल आई है, ये आपके पास सेल जे है। इसके लिए भी आपके पास जी आई की वैल्यू जो है वो 4 हो गई, और इसके लिए भी आपके पास जी की वैल्यू कितनी है, 4 है। तो 4 आपके पास डीजेनरेसी हो गई। और तरीका क्या था कि इसमें 3 पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन करने थे, इसमें 1 डिस्ट्रीब्यूट करना था। तो उनके तरीके जो है वो बनाए हुए हैं, यानी कि जी की वैल्यू 4 है, एन आई की वैल्यू 3 है, एन जे की वैल्यू 1 है। तो डब्ल्यू आई आपके पास कितना आ रहा है, 20 आ रहा है, और डब्ल्यू जे जो आ रहा है वो आपके पास कितना आ रहा है, 4 आ रहा है इस फॉर्मूले से। तो मैं थोड़ा सा आपको अगर चाहें तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि 20 और 4 जो है वो कैसे आएंगे, जिससे आपको थोड़ा सा अंदाजा लग जाएगा। ये देखिए, यहाँ पे इस तरह से ith सेल के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है कि इसमें 3 पार्टिकल करने हैं, तो ये टोटल 20 तरीके से हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर jth सेल में एक पार्टिकल को डिस्ट्रीब्यूट करना था, वो 4 तरीके से हो रहा है। तो इस तरह से वो फॉर्मूला जो है वो सही रिजल्ट हमारा यहाँ पे हमें देता है, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। इसके बाद में W का फॉर्मूला हो गया, ये केवल ith सेल के लिए था। अगर हमें पूरे सिस्टम के लिए लेना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबकी प्रोबेबिलिटी, W जो है टाइप ऑफ मतलब कितने टाइप के अरेंजमेंट्स है, कितने पॉसिबल अरेंजमेंट्स हैं। तो प्रोबेबिलिटी का एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर किसी एक इंसिडेंट के होने की प्रोबेबिलिटी P1 है, दूसरे की अगर P2 है, तो दोनों के कंबाइंड होने की प्रोबेबिलिटी जो होगी वो P1 मल्टीप्लाई बाय P2 होगी। उसी तरह से हमारे पास टोटल जो अरेंजमेंट्स होंगे उनकी संख्या होगी पाई और WI। अब ये पाई क्या रिप्रेजेंट करता है, देखो अगर WI पे समेशन लगाते हैं और उसको ओपन करते हैं तो आपके पास मिलेगा W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W एंड सो ऑन। लेकिन अगर पाई लगाया हुआ होता है W पे, तो इसका मतलब होता है W1 मल्टीप्लाई बाय W2 मल्टीप्लाई बाय W3 ना, ठीक है, वो मल्टीप्लीकेशन में होता है। तो टोटल सिस्टम के लिए क्या करना पड़ेगा, पाई से हमने डिनोट कर दिया और WI की वैल्यू यहाँ पे रख दी। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, ln लेते हैं, ठीक है, लॉग लेते हैं। तो इधर तो आ जाएगा हमारे पास ln ओमेगा, और इधर हमारे पास आ जाएगा ये। अब ये कैसे आया है, यहाँ पर अपन ने यहाँ जो इसका लॉग लिया है, तो देखो पाई जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, समेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। वाई, क्योंकि ln AB को हम क्या लिखते हैं, ln A प्लस ln B।
यानी कि जो मल्टीप्लिकेशन है लॉग लगने से वो किस में कन्वर्ट होता है, समेशन में। तो यहाँ से पाई मल्टीप्लिकेशन था तो सबसे पहले वो समेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर आपके पास ln a ऊपर वाला है, इसको पॉजिटिव के साथ में लिखना है, पर क्योंकि ये चीज जो है gi माइनस वन ये डिनोमिनेटर में है तो ये क्या आ जाएगा, माइनस gi माइनस वन फैक्टोरियल, और ये आपके पास ni है तो माइनस का ln ni फैक्टोरियल हो जाएगा। स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन इसमें अप्लाई करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा ln ओमेगा और राइट हैंड साइड में हमें मिलेगा ये। अब ये वाला जो चीज है ये स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन से कैसे मिल रही है ये मैं आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर आप देखिए ln ओमेगा जो है हमारे पास मिल रहा था ln gi प्लस ni माइनस वन था, और यहाँ पे gi माइनस वन का फैक्टोरियल था और ni, क्योंकि gi और ni बहुत लार्ज नंबर होते हैं तो उनके सामने वन को जीरो माना जा सकता है, तो इसको वन को जीरो मान लिया, इधर माइनस वन को जीरो मान लिया। अब हमने यहाँ पे स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन यूज किया है x ln x माइनस x, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे तो माइनस वन को हटा दिया तो सिंपली ln gi प्लस ni फैक्टोरियल हो जाएगा। फॉर्मूला लगाया x, तो x की वैल्यू इस बार हमारे पास क्या है, gi प्लस ni, तो ये हो जाएगा x ln x माइनस x, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे क्या बनेगा, ln gi, ग्रीन को देखिए आप, तो ये ln gi का लगाया तो ये x ln x माइनस x हो गया। सिमिलरली ni पे लगाया हमने तो ये हो जाएगा x ln x माइनस x, ठीक है। ये सारी वैल्यूज हमें मिल चुकी है। अब ये वाली वैल्यूज सारी ऊपर रखेंगे, यहाँ पे इस एक्सप्रेशन में रखेंगे, तो इस एक्सप्रेशन में रखने के बाद देखो क्या मिल रहा है, ये रख दिया हमने। ये रखने के बाद आपके पास इस gi से ये gi कैंसिल आउट होगा, इस ni से ये ni कैंसिल आउट होगा, और जो रिमेनिंग पार्ट है आपके पास ये वाला और ये वाला और ये वाला और ये वाला, ये आपके पास तीन टर्म बचेंगे, मतलब ये तो एक ही टर्म है ना, तो ये एक टर्म और ये आपके पास दोनों टर्म बचेंगे। तो आपके पास जो फाइनली आ रहा है वो क्या आएगा, ln w की वैल्यू ये आएगी, सॉरी यहाँ पर इसको मत देखिए अभी, ये वाला मैं बाद में करूंगी। तो ये जो एक्सप्रेशन आ रहा है वो मैं आपको दिखा देती हूँ डायरेक्टली। तो डायरेक्टली हमें यहाँ पे लिखा हुआ है ये वाला, ठीक है। इक्वेशन नंबर 6 जो है वो हमें डिराइव होके मिल चुकी है। अब इक्वेशन 6 के बाद में हमने क्या किया है, वन हैज बीन नेग्लेक्टेड, मैंने कह दिया था क्योंकि हमारे पास gi और ni के कंपैरिजन में हमने वन को नेग्लेक्ट किया है। अब यहाँ पे क्या क्या करेंगे, हम दोनों का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो इधर ln ओमेगा का जो डिफरेंशिएशन है वो हो जाएगा डेल्टा ln ओमेगा, और g जो है ध्यान रखना ये फिक्स्ड होता है, कारण हमारे पास नंबर ऑफ सेल जो है वो तो सब सेल कितने हैं, चार ही सब सेल हैं। पार्टिकल यहाँ से यहाँ जा सकता है तो पार्टिकल की संख्या बदल सकती है, लेकिन जो घर में वो रह रहे हैं उन घरों की संख्या तो नहीं बदल सकती। तो जी फिक्स होने की वजह से अगर जी का डिफरेंशिएशन कहीं पे आता है तो वो क्या करेंगे, जीरो करेंगे। अब सबसे पहले मैं इस एक्सप्रेशन को लिख लेती हूँ और हम इसका डिफरेंशिएशन करके देखते हैं कि हमें क्या यही टर्म मिलता है। तो एल एन डब्ल्यू का मैं लिखती हूँ। तो ये हमारे पास देखो एल एन डब्ल्यू हमें ये मिला हुआ है। अभी तक हम यहाँ पे आ गए, अब हमें क्या करना है, डेल्टा एल एन डब्ल्यू निकालना है। तो सबसे पहले समेशन एज इट इज रहने दो। यहाँ पे आपके पास देखो दिस इज फर्स्ट फंक्शन एंड लॉग वाला सेकंड फंक्शन। तो पहले फर्स्ट फंक्शन का कर लेते हैं। फर्स्ट फंक्शन में एन आई प्लस जी आई है, जी आई का तो होगा नहीं, और एन आई का कितना हो जाएगा, डेल्टा एन आई। तो फर्स्ट फंक्शन का हमने कर लिया, उस टाइम पे सेकंड फंक्शन को एज इट इज छोड़ दिया, ओके। प्लस अब क्या करेंगे हम, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज छोड़ेंगे, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज छोड़ दिया, और सेकेंड फंक्शन का करते हैं लॉग समथिंग, लॉग एक्स का होता है वन अपॉन एक्स, तो यहाँ आ जाएगा वन अपॉन एन आई प्लस जी आई। और अब जो फंक्शन है एन आई प्लस जी आई उसका करना पड़ेगा, तो उसमें जी आई का तो होगा नहीं, सिंपली किसका हो जाएगा, एन आई का, डेल्टा एन आई हो गया। और इसके बाद इसका डिफरेंशिएशन पूरा ही जीरो हो जाएगा क्योंकि इसमें एन आई है ही नहीं, सिर्फ जी आई एल एन जी आई है, और जी आई हमारे पास कांस्टेंट था। अब हमें इसके अंदर भी ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, ये सेकंड फंक्शन हो जाएगा। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस, पहले एन आई का कर लेते हैं, एन आई का हो जाएगा डेल्टा एन आई, और उस टाइम पे एल एन एन आई को एज इट इज छोड़ देते हैं, माइनस, क्योंकि माइनस बाहर लगा हुआ है। अब हमें एन आई को एज इट इज छोड़ना है और इस लॉग एन आई का करना है। लॉग एन आई का होगा वन अपॉन एन आई डेल्टा एन आई, ठीक है। ये हमारा डिफरेंशिएशन हो गया। यहाँ से देखो इससे इसको काट दो और इससे इसको काट दो, तो ये डेल्टा एन आई जो है वो पॉजिटिव का है और यहाँ पर डेल्टा एन आई नेगेटिव का है, तो इस टर्म से ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, केवल ये टर्म बचेगा और इधर ये टर्म बचेगा। तो इन दोनों टर्म को साथ में लिख के हमारे पास जो एक्सप्रेशन आएगा वो मैं शो कर देती हूँ, और वो आपको मिल रहा है यहाँ पे ये वाला, यही हमें यहाँ पर मिल रहा है, डेल्टा एन आई बाहर कॉमन ले लिया। एल एन ए हमारे पास यहाँ पर इन्होंने लगाया नहीं, इस जगह एल एन भी लगा हुआ है,
ठीक है। तो ln a माइनस ln b जो होता है वो क्या होता है, ln a बाई b। तो a बाई b कर दिया हमने। अगर हमें मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए, यानी सबसे ज्यादा मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा होगा, तो अगर कोई भी फंक्शन मैक्सिमम या मिनिमम होता है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो होता है। तो हमें डेल्टा ln w को क्या करना पड़ेगा, जीरो करना पड़ेगा। तो इसको हमने क्या कर दिया, जीरो कर दिया। ठीक है, अब इक्वेशन 7 हमें मिल चुका है। अगर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल n है और टोटल इंटरनल एनर्जी u है, तो हमें पता है कि अगर हमने सेल के अंदर इस तरह से कर रखा है, तो एक पार्टिकल अगर यहाँ से निकल के यहाँ चला भी गया, तो भी अगर वो इसके अंदर बढ़ गया नंबर, तो पहले वाले के अंदर घट गया होगा। यानी टोटल नंबर तो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और इसी तरह से टोटल एनर्जी भी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो डेल्टा एन आई जो है वो बेसिकली क्या है, समेशन डेल्टा एन आई ही है। और डेल्टा एन आई में अगर कहीं पर +2 हुआ तो किसी और सेल में -2 भी होगा, क्योंकि अगर कहीं पे बढ़ रहा है तो कहीं पे कम होगा ही होगा, तो वो आपके पास जीरो आएगा। इसी तरह से अगर आप टोटल एनर्जी निकालें, तो हमने यहाँ ध्यान रखना कि मान लीजिए आपके पास ith सेल की बात करते हैं। अगर ith सेल के अंदर ni पार्टिकल है और उनकी टोटल एनर्जी ni है, तो हमारे पास टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी ni पार्टिकल की, डेल्टा ni पार्टिकल की हमारे पास एप्सिलॉन एनर्जी हो जाएगी। और ये एनर्जी भी कितनी हो जाएगी, जीरो। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपको बता देती हूँ कि ये एनर्जी का फॉर्मूला कैसे आया। टोटल एनर्जी को हमने समेशन एप्सिलॉन आई डेल्टा ni क्यों रखा। आप ये देखिए कि अगर मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर 2 ही सब सेल थे और यहाँ पर हमारे पास 5 पार्टिकल थे और पहले हमारे पास यहाँ पर 2 पार्टिकल थे। अगर ये 2 पार्टिकल जो हैं यहाँ से चले के यहाँ शिफ्ट हो जाते हैं, तो इसमें से 2 कम हो गए, -2 हो गया और इसमें से जो है नंबर बढ़ गया। तो यहाँ पर जो डेल्टा ni की वैल्यू है वो -2 रहेगी और यहाँ पर जो डेल्टा ni की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, +2। जब ये पार्टिकल जाएँगे तो अपने साथ अपनी एनर्जी भी ले जाएँगे, यानी कि एनर्जी तो ith सेल की फिक्स है। अगर हर पार्टिकल की एनर्जी तो फिक्स है, तो वो जो जाएगा तो चेंज किस में होगा, केवल नंबर में ही होगा। इसलिए हमने यहाँ पे डेल्टा जो है ni पे लगाया है और उसको मल्टीप्लाई कर दिया जो फिक्स एनर्जी है, हर पार्टिकल अपने साथ जितनी एनर्जी लेके जा रहा है। तो हमारे पास डेल्टा ni पार्टिकल की वैल्यू मान लीजिए 2 है, तो उसको मल्टीप्लाई कर दो एनर्जी से, तो ये हमारे पास 2 पार्टिकल की टोटल एनर्जी हो जाएगी, जो एक सेल में कम हो गई और एक सेल में बढ़ गई। अब ये टोटल एनर्जी के अंदर चेंज हमारे पास आ रहा है। अगर ये समेशन आप ले रहे हो, तो यहाँ पर डेल्टा n जब समेशन ले रहे हैं, तो किसी में ये टर्म अगर +2 का आया तो किसी में ये यानी +2 एप्सिलॉन आएगा तो -2 एप्सिलॉन i भी आएगा। तो ओवरऑल अगर समेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। इसलिए हमारे पास टोटल एनर्जी जीरो ली है। अब इक्वेशन 7, 8 और 9 इसके अंदर हम लगाएंगे लैग्रैन्जियन मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर्स। ये मेथड क्या होता है कि अगर आपके पास 3 इक्वेशन होती है और तीनों जीरो के बराबर होती है, तो उन तीनों को 3 अलग-अलग कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके जोड़ के जीरो के बराबर लिखा जा सकता है। ये हमारा लैग्रैन्जियन मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर्स होता है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 8 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस अल्फा से, इक्वेशन 9 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस बीटा से और इक्वेशन 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, सिर्फ 1 से, और डायरेक्टली ऐड कर देंगे तो हमें मिलेगी ये वाली इक्वेशन। अब ये कैसे मिल रही है, देखो इक्वेशन 1 के अंदर हमारे पास इक्वेशन 1 को तो 1 से ही मल्टीप्लाई करना है, तो ये टर्म तो एज इट इज आ रहा है, तो देखो ये वाला पार्ट तो एज इट इज ले लिया। इक्वेशन 2 के अंदर हमारे पास कितना आ रहा है, डेल्टा एन आई। अब डेल्टा एन आई इसमें भी है, डेल्टा एन आई इसमें भी है, डेल्टा एन आई इसमें भी है, तो डेल्टा एन आई तो हमने कॉमन ले लिया। तो यहाँ पर तो ये वाला टर्म एज इट इज आ गया। इसको करोगे अल्फा से मल्टीप्लाई माइनस अल्फा से, तो हमारे पास माइनस अल्फा आ जाएगा, और इसको करोगे बीटा से तो क्या आ जाएगा, बीटा एप्सिलॉन आई आ जाएगा, है ना। और उन दोनों को फिर ऐड कर दिया और जीरो कर दिया। अब हमारे पास ब्रैकेट के अंदर, क्योंकि हमें पता है कि डेल्टा एन आई तो जीरो हो नहीं सकता, तो अंदर वाला टर्म क्या होगा, जीरो होगा। अंदर वाला टर्म जीरो होगा तो यहाँ पे एल की वैल्यू आ जाएगी लेफ्ट हैंड साइड में और बाकी टर्म को आप भेज दो राइट हैंड साइड में, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या होगा, एक्सपोनेंशियल टर्म में यूज करेंगे वो, हमें क्या मिला था, एल एन जी आई प्लस एन आई अपॉन एन आई इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा एप्सिलॉन आई। ये लास्ट इक्वेशन थी। अगर लॉग को उस साइड भेजोगे तो एक्सपोनेंशियल में चला जाएगा, तो लॉग को हटा दो, ये आ जाएगा एक्सपोनेंशियल। इसको एलसीएम को अलग अलग तोड़ दो तो जी आई अपॉन एन आई और ये एन आई बाई एन आई 1 हो जाएगा। तो जी आई बाई एन आई प्लस 1 किसका आ गया, ई की पावर अल्फा प्लस बीटा एप्सिलॉन आई। यहाँ से अगर अपन को इस 1 को भी हटा दो तो इस 1 को इधर भेज दो तो ये -1 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से अगर एन आई की वैल्यू निकालोगे तो इसको नीचे ले आओ और एन आई को ऊपर ले जाओ, तो एन आई की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, जी आई अपॉन एक्सपोनेंशियल अल्फा प्लस बीटा एप्सिलॉन आई -1, ठीक है। ई की पावर अल्फा को अगर कोई कांस्टेंट कैपिटल ए मानते हैं तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ए
ई की पावर बीटा एप्सिलॉन -1 ये कहलाता है हमारे पास ये वाला बॉस आइंस्टीन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। ठीक है? अब हमारे पास बस यही करना था और इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं करना है। ये चीज़ काम की नहीं है, दैट्स इट। ये हमारा हो गया बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स कंप्लीट।